राजस्थान में गर्मी अपने चरम पर है और इसी के साथ सियासत में उबाल भी है। पंचायत और निकाय चुनावों में लगातार देरी के कारण विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस ने संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान भी चलाया है। इसी सिलसिले में अपडेट इंडिया के रिपोर्टर सोनू ढाका ने जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा से खास बातचीत की है। बाकी डिप्टी लीडर जैसे उनको बनाया गया था अशोक मित्तल जी को, उसके बाद ही ईडी की कार्रवाई हो गई और अब लग रहा था कि शायद जो अन्य सदस्य हैं उन पर भी शायद कोई चांसेस बन रहे थे कार्रवाई के, तो डर के मारे बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल, देखिए जो चीजें सीक्वेंस जो दिख रही हैं, क्योंकि देखिए एक बात है, अपनी जो कहानी है वो खुद भी बहुत सारी बातें बताती हैं। तो आप इसको पूरे को, अगर आप इस पूरे को देखेंगे कि जिस दिन तक वो डिप्टी लीडर नहीं बने थे तब तक ईडी उनके घर नहीं आती। डिप्टी लीडर बनते हैं उनके घर पुलिस आईडी आ जाती है और उनकी सब चीजें खंगाली जाती है। और देखिए अगर आप किसी के घर पहुंच के खंगालना ही चालू कर देंगे तो फॉल्ट फाइंडिंग तो करेंगे तो कोई ना कुछ चीजें उसमें से निकल के आ ही जाएंगी। और यहीं से बीजेपी का खेल चालू होता है कि पहले घर पे ईडी भेजी जाएगी, किसी घर पे एसओजी भेजी जाएगी, किसी घर पे पुलिस भेजी जाएगी और उसके बाद अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट इज अ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सच बात तो ये डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और कम से कम आप जैसे जो प्रबुद्ध पत्रकार हैं उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक हिंदुस्तान को दी हुई वो नेमत है जो हमारे उन सारे फ्रीडम फाइटर्स ने दी, उन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिसमें से आप 200 जो 89 लोग थे उसमें से 11 को छोड़ के सारे कांग्रेस के लोग थे। तो उन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से आंदोलन चलाया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये डेमोक्रेसी खतरे में है। एक नया शब्द भी आ रहा है कि पहले भी आया था और अब वापस जैसे ही ये सदस्यता ग्रहण करी है बीजेपी की, ऑपरेशन लोटस, उसके बारे में आप कहेंगे? देखिए ऑपरेशन लोटस कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली आप ये समझ लीजिएगा कि एक वो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी एक वॉशिंग मशीन है। आप वॉशिंग मशीन में जिसमें जिनके चुनरी में दाग लग गया है, एक पुराना गाना है चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, तो उस जमाने में शायद बीजेपी नहीं बनी थी, नहीं तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आते वो चुनरी थे तो चुनरी का दाग भी मिट जाता। केवल कुछ भी नहीं है, पहले आप लोगों को स्टैंड कीजिए, दागदार बनाइएगा, उनको दागदार घोषित कीजिएगा, उनके घर पे आप पुलिस वगैरह सब भेजिएगा और उसके बाद आप उनको अपनी पार्टी में लेके फिर आप इसको ऑपरेशन लोटस करते हैं। अगर ये ऑपरेशन लोटस है तो मेरी राय में फिर भाजपा के लिए इससे ज्यादा कुछ भी शर्मनाक नहीं हो सकता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप एक एफिडेविट दे के आते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन में कि वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और जब आप ये सब करके अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं तो इससे पता लग जाता है कि आपका चाल क्या है, आपका चरित्र क्या है और आपका चेहरा क्या है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि सभी पार्टियों से जैसे कांग्रेस है उसमें तो परिवारवाद है, लेकिन हमारी पार्टी जो ऐसी है सबसे बड़ी पार्टी जिसमें डेमोक्रेसी है। देखिए अब ये तो ये उनका कहना है ना, ये तो उनका वर्जन है। मुझे पता नहीं किस परिवार से, एक सामान्य दलित परिवार के एक व्यक्ति आपके सामने बने ही है ना। अगर आप हमारे लगातार लोकसभा के नेताओं को भी देखेंगे तो अधीर रंजन चौधरी के कौन से परिवार वाले, कौन से पॉलिटिक्स के अंदर थे। यहाँ पर आप अशोक गहलोत जी की बात करें तो कौन से अशोक गहलोत जी के घर में क्या था, डोटासरा साहब की बात करें तो एक सामान्य परिवारों से निकल के लड़के आए हैं। आज डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप टीकाराम जूली की बात कीजिएगा, कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत किस फैमिली से थे, मोहनलाल सुखाड़िया किस फैमिली से थे, शिवचरण माथुर, आप किसी की भी बात करिएगा, जगन्नाथ पाड़िया एक सामान्य दलित घर का लड़का, पहला पोस्ट ग्रेजुएट अपने जिले का, एंड बिकम चीफ मिनिस्टर। तो कांग्रेस ने तो सच बात तो है कि जर्रे को तूफान बनाया है। एक अर्श से उठाते हैं, हम फर्श से लोगों को उठाते हैं और अर्श तक पहुंचा देते हैं। तो कांग्रेस की तो एक लंबी परिपाटी रही है, एक लंबी परंपरा रही है कि हम बिल्कुल नीचे से नहीं, बिल्कुल, क्योंकि गांधी ने एक बात कही थी, पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा इंसान। और सच बात तो है कि आज कांग्रेस वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है कि अगर इस देश का डाउन ट्रोडन है तो उसके पास केवल एक आशा की किरण और वो कांग्रेस है। अल्पसंख्यक है तो उनके पास केवल एक आशा की किरण और वो कांग्रेस है। मजदूर है तो उनके पास केवल एक रे ऑफ होप है एंड दैट इज कांग्रेस। तो कांग्रेस तो सारे लोगों को 140 करोड़ के हर फूल को सहेज के रखना कांग्रेस है। हम इसमें ही बिलीव नहीं करते कि 140 करोड़ में से हम केवल 120 करोड़ को सहेजेंगे और 20 करोड़ को हम न्याय नहीं दिलाएंगे, क्योंकि फिर वो एक तरीके से कांग्रेस का जो फलसफा है कि 140 करोड़ की जय में भारत माता की जय, ये कांग्रेस की फिलॉसफी है।
ये तो देश की राजनीति की बात हुई। अब राजस्थान की राजनीति पर आते हैं सर। हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो पंचायती चुनाव है और निकाय चुनाव है वो हो जाने चाहिए थे, लेकिन लगातार है सरकार उसको खिसका रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप यंग जर्नलिस्ट हैं, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। 1909 महात्मा गांधी एक किताब लिखते हैं हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज लिखते हुए गांधी एक बात कहते हैं कि अंग्रेज चले भी गए और उनकी शोषणकारी अगर जो पॉलिटी है, उनकी शोषणकारी शासन पद्धति अगर रही तो फिर वो स्वतंत्रता बेमानी है। अगर स्वतंत्रता रियल सेंस में लानी है तो आपको गांव के अंदर, क्योंकि असल हिंदुस्तान गांव में रहता है, और गांव के लोगों की को ताकत आप जब तक नहीं देंगे, गांव की सरकार खुद गांव वाले नहीं बनाएंगे, तब तक वो बेमानी। और फिर राजस्थान तो सौभाग्यशाली है कि गांधी का जो मूल मंत्र जो 1909 के अंदर गांधी ने हिंद स्वराज में दिया था, उनके योग्यतम शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, हमारे पास में ही नागौर है, राजस्थान के अंदर, नागौर के अंदर पंचायती राज की पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थापना करते हैं। और पंडित जी के दिमाग में एक बात थी कि गांधी का वो सपना कि गांव की सरकार गांव में हो, उसको लेके आएंगे, मगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा, जब तक इसको संवैधानिक स्टेटस नहीं मिलेगा, तब तक काम नहीं बनेगा। 89 के अंदर 64वां संशोधन आता है, और वो पहला संशोधन है, आप सुनिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आरक्षण की बात की जाती है, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए देने की बात आती है, हालांकि वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फिर जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि कांग्रेस एक सतत परंपरा है, भले ही गांधी हो, भले नेहरू हो, भले राजीव गांधी हो, चाहे नरसिंह राव हो, हम सब एक उस फिलॉसफी से ड्रिवन है जो गांधी से जनरेट होती है। फिर 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो पास किया जाता है, और पास करके ये बात निश्चित की जाती है कि हर हालत में, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे शहरी निकायों के चुनाव हो, वो हर 5 साल में होनी चाहिए। मगर हार के डर से ये जो सरकार है, जो पर्ची सरकार है, केवल हार से भयभीत होकर चुनाव से बचना चाहती है। तो हार से अगर आप भयभीत होकर अगर आप चुनाव से बचना चाहते हैं तो फिर किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, फिर आप किस डेमोक्रेसी की बात करें? देखिए, चुनाव हारे भी जाते हैं, चुनाव जीते भी जाते हैं, मगर इसके मायने ये नहीं कि आप चुनाव से भयभीत हो जाएं। लेकिन भजनलाल सरकार तो ओबीसी आयोग के बता रही है कि ओबीसी आयोग है वो अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया, इसलिए आगे खिसकाई जा रहा है। देखो, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, केवल ये बहानेबाजियां हैं, और इस राजस्थान की जनता जानती भी है, कोई ओबीसी आयोग वाली प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव ऑन मी, एक तरफ तो जो दिल्ली की जो सरकार है वो तो कह रही बिना जनगणना के हम डिलिमिटेशन कर देते हैं। आप अच्छी तरह से देखिए कि इनका दिल्ली में क्या कह रहे हैं और यहाँ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेंसस की जरूरत थी, बिना सेंसस के हम डिलिमिटेशन कर देंगे। यहाँ कह रहे हैं कि चुनाव ओबीसी आयोग की बातें, ये सरकार की केवल बहानेबाजियां हैं। सरकार चुनाव केवल भय से आग्रस्त है, वो जानती है आज चुनाव करा दिए तो लोगों के सामने इनकी कलाई खुल जाएगी, ये ग्राम पंचायतें हारेंगे और शहरी निकाय भी हारेंगे, और फिर लगेगा कि ये अपना जनादेश खो बैठे। असल में ये जनादेश खो बैठे। और लेकिन सरकार तो कह रही है कि बहुत सारे काम कराए। सरकार है जो कांग्रेस से तो 5 साल में काम करवाया था वो 2.5 साल में करवा चुकी, तो फिर उनका जनादेश कैसे हो सकता है सर? आप तो फिर चुनाव करा लीजिए ना। सरकार के पास तो आपने बहुत अच्छा बिंदु दिया है, और इसी बिंदु के ऊपर कहना चाहिए कि हमने जो 2.5 साल में काम किया है इसके ऊपर हम वापस जनादेश लेने आ रहे हैं। पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और पता भी लग जाएगा कि उन्होंने कौन सा काम किया। और पब्लिक, क्योंकि देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, डेमोक्रेसी में पब्लिक के एक्यूमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जनता के विवेक के ऊपर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। आप कहिए, सरकार में अगर साहस है तो सरकार कहे कि हमने 2.5 साल में इतने काम कराए और इसी के ऊपर हम चुनाव में जा रहे हैं। मगर ये सरकार जो चुनाव से जब बच रही है, हट रही है, भाजपा हार रही है, इसलिए वो कभी चुनाव आयोग के पीछे, कभी ओबीसी आयोग के पीछे छुप जाती है, कभी किसी और के पीछे छुप जाती है, कभी मतदाता सूचियों के पीछे छुप जाती है। मगर मैं आपको बता देता हूँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिस दिन चुनाव होंगे जनता ब्याज सहित इनसे वसूलेगी। जनता ये भी समझ रही है, क्योंकि गांव के अंदर अगर जब आप इलेक्शन नहीं कराते तो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस रुक जाता है। वहां की जो गली नली की जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही। शहरों की कमोबेश यही हालत है। आपने डेमोक्रेसी को स्टक कर दिया, आपने लोकतंत्र को, अपनी ईमानदारी की बात है, आपने लोकतंत्र को इससे ज्यादा बुरी पोजीशन में आप नहीं ला सकते। कि आप सोचिए, कल तो दिल्ली में केंद्र सरकार ये कहेगी विधानसभा के चुनाव नहीं कराएंगे, बट दिस इज एंटी डेमोक्रेसी।
तो सर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को सड़कों पर होना चाहिए कि इतना बड़ा जो मुद्दा है उनको मिल चुका है, पंचायती चुनाव नहीं हो रहे, निकाय चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस है वो शायद अभी इतना एक्टिव नजर नहीं आ रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल भी अगर आप देखेंगे, कल भी हमने बैरिकेड्स तोड़े, पूरे राजस्थान भर में तोड़े, लगातार हम कर रहे हैं। और अभी तो हमारा एक अभियान चल रहा है, कल भी हम एक सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन का नाम ही यही है, संगठन बनाओ लोकतंत्र बचाओ। तो पूरे स्टेट के अंदर पूरी कांग्रेस काम कर रही है डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर। पहले हर ब्लॉक्स के अंदर हम लोग गए, अब वार्ड्स में जा रहे हैं, जिले स्तर पे जा रहे हैं, प्रांतीय स्तर पे हम काम कर रहे हैं। तो पूरी जो कांग्रेस है दैट्स ऑन रोड। मगर बात एक है कि इनके कान पे जू नहीं रेंग रही और हमें लग रहा है शायद बहस के आगे बीन बजाना साबित हो रहा है। और जनता भी मगर देख रही है कि कांग्रेस के एफर्ट्स भी देख रही है और इनकी ढिठाई भी जनता देख रही है। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट जिस दिन चुनाव होंगे ये अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो क्या कांग्रेस जिस सितंबर तक जो सरकार ने बोला है कि सितंबर तक करवा देंगी, तो क्या तब तक कांग्रेस मजबूर कर देगी सरकार को इलेक्शन करवाने के लिए? 100% आपको बताता हूँ कि ना केवल कांग्रेस इनको मजबूर कर देगी बट कांग्रेस इनके लिए वो स्थितियां पैदा कर देंगी कि ये एक लमडक गवर्नमेंट होती है अमेरिका के अंदर जो जनादेश खो देती है, ये सरकार वैसी हो जाएगी। अभी भी ये इनके ऊपर पूरी ब्यूरोक्रेसी हावी है, अभी भी इनके ऊपर दिल्ली हावी है। मंत्रियों से अगर आप बात करिएगा, मंत्री कोई काम करवाने की न तो हैसियत रखते न वो काम करा सकते। और पंचायत और नगर पालिका चुनाव के बाद तो रहे सही जो छोटे ऑफिसर्स हैं वो भी इनका कहना मानना बंद कर देंगे, क्योंकि तब लगेगा लोगों को दिस इज आउटगोइंग गवर्नमेंट, ये जाती हुई सरकार है। और ये जाती हुई सरकार भले ही अपने आप को कितना ही बचाने की कोशिश कर ले, बट आई टोल्ड यू वन थिंग, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये चुनाव हारने जा रहे हैं, निसंदेह हारने जा रहे हैं। थी रिफाइनरी जो स्टार्ट होने वाली थी पचपदरा वाली, उसमें भी एक हादसा हो गया और वो नहीं हुआ अभी तक उनका। लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि किसकी कमी रही होगी कि जल्दी करने के चक्कर में उद्घाटन? देखिए दोनों चीजें ही बहुत सीरियस हैं। अगर आप इन्हें भी देखें, ये अपने आप में बहुत एक दिल दुखाने वाली बात है। अगर वहां कोई अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग। आपका देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और सिक्योरिटी लैप्स है। मगर यहाँ स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर सच बात तो पूछे आप तो हमारे राज्य के अंदर कोई कानून और व्यवस्था नाम की चीज भी नहीं बची। कल विधानसभा को उड़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि कल जब आप बताइए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, एक दिन पहले रिफाइनरी में आग लग जाती है। इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या हो सकता है? और अगर टेक्नोलॉजिकल लैप्स है तो भी एक शर्मनाक बात है कि अगर हम वो टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व नहीं कर पा रहे या किस ढंग के कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हैं, उसमें क्या करप्शन हुआ है, तो ये सब चीजें शोध का विषय है और इसके ऊपर एक हाईएस्ट लेवल की एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी। मगर दूसरा कई सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी के लिए उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, तो शायद वहां भी वो एक आग के पीछे जाके छुप गए। तो ये सरकार का छुपने का काम करी, कहीं ये ओबीसी आयोग के पीछे छुपती है, कहीं रिफाइनरी फायर के पीछे जाके छुप जाती है। क्योंकि सच बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर की अगर मीटिंग होती तो मीटिंग एक फेल्ड मीटिंग होती है, क्योंकि वहां कोई भी आने को तैयार नहीं था। तो क्योंकि आने को तैयार नहीं था तो ठीक है, ओके, आके लैपटॉप के पीछे जाके छुप जाइएगा। मंत्री जोगाराम पटेल जी का बयान आया था, उसमें तो वो कह रहे थे कि भगवान ने नहीं चाहा इसलिए नहीं हुआ, जब वो चाहेंगे तब हो जाएगा। अब देखिए बात सुनिएगा, एक तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कि देव जो करते हैं केवल वो आलसी पुकारा, लक्ष्मण जी कहते हैं। और ये केवल वो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा केवल भगवान के अब निकाल लिया ना उन्होंने, आके लपट गया, भगवान के पीछे जाके छुप जाइएगा आप। सच बात तो है कि इस सरकार के पास मैंडेट नहीं है, पीपल सपोर्ट नहीं है और शासन करने की लेजिटिमेसी भी खो गई है। क्योंकि ये जब फेथ जनता का खत्म हो जाए तो फिर बचता ही क्या है? लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट ये प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट डे आना है, आज फायर हो गया। मतलब मैं मानता हूँ कि इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग, शर्मनाक, मतलब ये तो पूरे राज्य के लिए शर्म की बात है। मतलब आग यानी इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। तीनों चीजों से अगर आप देखें, 3 मैंने पॉइंट्स दिए। एक, संभावना सिक्योरिटी फेलियर, सबोटाज हो गया, तो पक्की बात है इसका मतलब है कि स्टेट की अपनी अयोग्यता उससे साबित हो रही है। हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पाए और आग लग गई। अगेन दिस वाज बिग फेलियर, क्योंकि 17,000 करोड़ की जो वो थी आपकी रिफाइनरी, उसमें 80,000 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के आपके और मेरे पैसे लग गए। बावजूद इसके अगर हम उसको एक दिन में नहीं चालू कर पाए। और तीसरी बात अगर है
कि आग के पीछे सरकार वापस जाके छुप गई है कि वहां भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही थी, तो भी शर्मनाक है। तो तीनों जो प्रोबेबल इश्यूज हैं उसमें सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जयपुर शहर जिला कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं, तो जयपुर की अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस वायरल हुए हैं क्राइम से रिलेटेड, कि महिला की दिन दहाड़े छेड़छाड़ की गई बाइक पर चलते हुए। आमेर का भी एक वीडियो वायरल हुआ, प्रेग्नेंट महिला को अपने ही घर के पास गली के पास जाते हुए उसके साथ छेड़छाड़ हुई। तो ये क्राइम रेट बढ़ रही है। देखिए, सरकार इकबाल से चलती है, सरकार का अपना एक इकबाल होना चाहिए, मगर ये सरकार अपना इकबाल पहले दिन ही खो बैठी थी, जब सरकार का जो मुखिया है वो विधायकों की कंसेंट से नहीं पर्ची से बनता है। तो जब पर्ची से बनता तो राज का इकबाल बनता का। सच बात है, इस गवर्नमेंट का कोई इकबाल नहीं है। इस गवर्नमेंट के पास न कोई गवर्नेंस है, न कोई विजन है, और न कोई आपके लिए प्लान है। तो आप ही सोचिए ना कि इस शहर के लिए, जिसके लिए हमेशा हर लोग कहते थे कि लोग यहाँ पे सेफ है, लोग अपने बच्चियों को यहाँ छोड़ जाते हैं कि भाई ठीक है यहाँ बच्ची पढ़ेगी बिल्कुल बिना किसी कंफर्ट, क्योंकि जयपुर इज वेरी सेफ टाउन। आप जयपुर के अंदर प्रेग्नेंट लड़की वाली आपने बात बताई, आप बताइए किसी की हाउ एनीबडी कैन डेयर। अगर कोई आदमी डेयर कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई स्टेट है क्या, यहाँ कोई शासन है क्या, यहाँ कोई तंत्र है क्या? केवल पुलिसिंग भी जो है एक फॉर्मेलिटी हो गई है। मोस्ट इनएफिशिएंट अपने ब्यूरोक्रेट्स लगाए हुए, मोस्ट इनएफिशिएंट अपने पुलिस ऑफिसर्स लगाए हुए, जिनके कुछ भी काम नहीं है जिनके पास करने का। केवल वो काम के लिए ये कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल राइवल्स को क्रश कीजिएगा। तो जब सरकारें केवल अपने पॉलिटिकल राइवल्स को क्रश करने में पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, जब पॉलिटिकल राइवल्स को क्रश करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे, तो भाई इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए टाइम कहाँ है? इनके पास तो टाइम तो ये ना भी ठीक है ये सरकार के खिलाफ बोलता है, इसके पीछे पड़ जाओ। तो जब आप उसके पीछे पड़ेंगे तो फिर आप बताइए ना कि फिर अपराधियों के तो हौसले बुलंद हो गए होंगे। तो आज यहाँ पे सच बात तो ये, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट, इनएफिशिएंट पुलिसिंग, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, लब्बुलवा, यही भाजपा को के लिए डिफाइनिंग लाइन्स हैं। जयपुर शहर में आप देखते होंगे कि तो ऐसी कौन सी 3 मुद्दे आपको लगते हैं कि वो सबसे ज्यादा ज्वलंत बने हुए हैं, जिन पर सबसे ज्यादा लापरवाही है भी? देखिए, वैसे तो पूरा का पूरा ये जो अब एक पुराना एक शेर है, और उस शेर को आपको मैं बताता हूँ। बीजेपी की शासन की बात में अगर आप पूछ रहे हैं तो आपने मुझे कहा 3 की बात पूछी, यहाँ समस्या एक दूसरी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो हाले गुलिस्ता क्या होगा? जयपुर में कहाँ उल्लू नहीं बैठे हुए? आप नगर निगम की बात करें, आप जेडीए की बात करें, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आप पुलिसिंग की बात करें, आप यहाँ पे नया क्लीनलीनेस ला पा रहे हैं, न यहाँ पे आप कोई सैनिटेशन ला पा रहे हैं, न कोई ट्रांसपोर्ट, कोई आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में देखें, हर शाम को आप भी जयपुर रह रही होंगी तो हर शाम आपको जाम आपको दिखता होगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा जाम होता है? क्यों हो रहा है जयपुर में ही जाम? क्योंकि सच बात है कि विजन नहीं है। अगर आप जयपुर को प्रॉपरली वापस डिफाइन करना चाहें तो पॉलिटिकल जो लीडर्स वो विजनलेस हैं, और सरकार का जो यहाँ पे कर्मचारी है वो चोर है, वो अफसर करप्ट है। तो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और विजनलेस पॉलिटिकल लीडरशिप, ये 2 चीजें भाजपा के शासन को डिफाइन करती है जयपुर में। अभी मैं हाल ही में आ रही थी तो एक बयान देखा, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के जो है, उन्होंने एक बयान दिया है आरएसएस की तरफ से। कहें कि जैसे आरएसएस ने बयान दिया था कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, वैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो और एक बच्चा है वो आरएसएस को समर्पित कर दो। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? अब देखिए, बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे किसी इंसान के बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देना भी सुनील शर्मा अपने लिए इंसल्ट मानता है। पर फिर क्योंकि एक राष्ट्र की बात है तो राष्ट्र चलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से। जिस मुल्क को जवाहरलाल नेहरू जैसा एक योग्य, एक ऐसा लीडर मिला हो जो मानता था कि ये देश आगे तब बढ़ सकता है जबकि हमारे युवाओं के पास साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो। आज आप क्या कह रहे हैं? बच्चे पैदा करो। कितनी रिग्रेसिव आइडिया है इन रिसोर्स पे। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख किलोमीटर है, 140 करोड़ ज्यादा हम ऑलरेडी है, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है। हमारे रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, उसके ऊपर अगर आप और बच्चे पैदा कर देंगे तो इससे बड़ा कोई देश का दुश्मन हो सकता है जो एडवाइस कर रहा हो। सच बात तो ये कि हम कांग्रेस दूसरी बात कह रही थी,
कांग्रेस कह रही थी हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग हमारी योजना थी। पहले उस जमाने में फैमिली प्लानिंग को बदनाम किया गया, इंदिरा गांधी जी को बदनाम किया गया, क्योंकि ये जो राष्ट्र का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो इस देश के रिसोर्सेज पे पता नहीं कितना लोड डालना चाहते हैं। बट मैं पक्का मानता हूं कि इस देश के अंदर एक बड़ी आबादी आप लोगों जैसे बुद्धिमान लोगों की है, वो समझ रहे हैं कि कोई सी बात क्यों कही जा रही है और राष्ट्र के दीर्घकालीन हित में क्या चीज है। मगर यहाँ एक समस्या फिर एक आन पड़ती है कि जब लोगों को आप केवल कम्युनल सेंटिमेंट से, यानी आप रिलीजियस हेट्रेड से लोगों के दिमागों को विषाक्त कर देंगे, बढ़ाओ नहीं तो वो बढ़ जाएंगे, बढ़ो नहीं तो वो आ जाएंगे। आपने लोगों की साइकी को इतना ज्यादा हेट्रेड से ग्रसित कर दिया है कि कुछ दिनों के लिए हो सकता है लोगों को जो अटमोस्ट लॉजिकल बात है, तार्किक बातें, वो भी सही नहीं लगे। इन जैसे लोगों में नहीं है। देश का हित उनमें नहीं है जो पर्चियां लिखते हैं, देश का हित उन लोगों में है जो लैब्स के अंदर बैठकर रिसर्च करते हैं, उन लोगों के अंदर है जो उस रिसर्च के थ्रू लोगों की जिंदगियों को ज्यादा आसान करते हैं। ये रिलीजियस भी नहीं है, आपको मैं सही बता रहा हूं। जिनका आपने नाम लिया उनके लिए तो सच बात है कि ही इज नॉट इवन रिलीजियस पर्सन। और ऐसे ही लोगों के लिए शंकराचार्य ने एक बात कही थी, आदिगुरु शंकराचार्य ने, सुनील शर्मा नहीं करा। आदिगुरु शंकराचार्य को पता था कि आने वाले दिनों में किस ढंग के लोग बाग धर्म का चोला पहन लेंगे। तो वो कहते हैं जटलो मुंडो लुंचित केश, जटलो मुंडो लुंचित केश, क्या मतलब होता है इसका? जटा बढ़ा लेंगे लोग या केशों का लोचन करा लेंगे। बट आगे वो दूसरी बात कहते हैं, उधर आपूर्ति बहुकृत वेश, कि ये केवल अपने पेट को भरने के लिए बहरूपियों जैसे ड्रेस पहन पहन के घूमेंगे। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मैंने नहीं कही है, ये आदि गुरु शंकराचार्य की। अच्छी तरह याद रखो कि जब सीता का हरण करने रावण भी आया था ना, तो साधु के वेश में आया था। तो ये जो साधु के बेस में जो लोग आते हैं वो जरूर नहीं वो साधु हो, उसमें रावण भी छुपा होता है। एंड दिस हैज टू बी डिफरेंशिएटेड, ये हमें डिफरेंशिएट करना है। ये आप जैसे जो नए लोग हैं, युवा पीढ़ी है, उससे डिफरेंशिएट करना है कि क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनसे देश का भविष्य आगे बढ़ेगा या इन बाबाओं से आगे बढ़ेगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। जयपुर के लिए आप भजनलाल सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो? मैं भजनलाल जी से के लिए एक बात कहना चाहूंगा। आप जयपुर के प्रतिनिधि हैं, देखिए उनका निर्वाचन क्षेत्र जयपुर में है। अगर आप सांगनेर को भी अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, मैं जयपुर का बाशिंदा हूं और जयपुर का आज से नहीं बाशिंदा, 10 पीढ़ियां इस शहर में रही हैं। 1727 में सवाई जयसिंह के साथ हम लोग आ गए थे। पर जयपुर की जब दुर्दशा देखता हूं तो लगता है दीवार पे सर मार दो। आप सांगनेर देखिए जहां मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, वहीं इतनी दुर्दशा है। तो मेरा उनसे के लिए इतना सा आग्रह है कि सत्ता मिली है, इसका उपयोग करें, इसका सदुपयोग करें और जयपुर के लिए वो सब करें कि आने वाले 50 साल लोग आपको याद रखें, आपकी सकारात्मक मेमोरीज हों। जैसे जब आज सवाई जयसिंह के लिए हम सब के मन में श्रद्धा है, इतना खूबसूरत शहर उन्होंने बसाया। मिर्जा इस्माइल के लिए श्रद्धा है कि उसने जयपुर को वापस से, तो अभी तो उन्हीं के परिवार से है डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, तो वो कर ही रही होंगी, अभी पर्यटक मंत्री भी है वो। देखिए मेरी बात सुनिएगा, उनका भी आप विद्याधर नगर देख के आएंगे ना तो आपको वैसी दुर्दशा दिखेगी। ये केवल सत्ता के उसके अंदर मद में आके केवल उन्मत्त व्यवहार कर रहे हैं कि अपने शहर के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए इनको तो शायद ये लग रहा है कि ये बन गए और हमेशा के लिए बन गए। मैं आपको बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी के अंदर आपको मौका 5 साल के लिए मिलता है। 5 साल में वो कर गुजरिए कि आने वाले 50 साल लोग आपको याद रखें। अगर आप मुझसे भजनलाल जी के लिए संदेश लेना चाहती हैं तो मैं कहूंगा 2.5 साल तो उन्होंने चलिए कैसे भी गुजार दिए, 2.5 साल बचे हैं, ऐसा कुछ कीजिए, अगले 25 साल लोग आपको श्रद्धा और आदर से याद करें। ये थे हमारे साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयपुर के सुनील शर्मा, जिन्होंने देश की राजनीति के साथ साथ राजस्थान की राजनीति पर बात करी और बताया कि भजनलाल सरकार कैसे काम कर रही। साथ ही उन्होंने रिफाइनरी के मुद्दे पर भी बातचीत करी और जयपुर की जो दुर्दशा है उनकी नजरों में कि कैसे जो आज है क्राइम रेट बढ़ रही है, साथ ही सांगानेर क्षेत्र जो सीएम भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी हाल बदहाल है। ऐसे ही मुद्दों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।